नमस्कार, टाइम टाइम नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व में आज बातचीत एक खास स्टोरी। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने दुनिया को चौंका दिया और बंगाल में एक नए राजनीतिक पुनर्जागरण का यह महत्वपूर्ण इशारा भी, जिसका एक सिरा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके बलिदान से जुड़ता है, जो उन्होंने भारत की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने वाली उन सियासी साजिशों के खिलाफ दिया था जिनकी वजह से उन्हें आजाद भारत के पहले राजनीतिक शहीद कहा जाता है। साल 2026 के बंगाल चुनाव में यानी अभी जो नतीजे आए उसमें ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की करारी हार के बाद राष्ट्रवाद की वही प्रचंड लहर दिख रही जैसी लहर साल 1950 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर देखना चाहते थे। उनके उस सपने को साकार होने में 80 साल लग गए और बीजेपी इसका जिक्र भी कर रही है। बंगाल यहां से अब एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी सोच और उनकी राजनीतिक विरासत को नए नजरिए से देखा जा रहा है। इस लिहाज से भी डॉक्टर मुखर्जी की कहानी हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व से भरने वाली। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली हो। बीजेपी की प्रचंड चुनावी जीत ने बंगाल के मन में एक नई आस जगा दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी सोच और उनका सपना एक बार फिर से बंगाली समाज के लहू में उफान मारना, बंगाल की किस्मत को नए सिरे से लिखने का ये ऐतिहासिक मौका भारत की आजादी के 80 साल बाद बना है। এই সিট জেতা দরকার ছিল ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। कोलकाता की भवानीपुर सीट वही सीट है जिसे बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत वाली सीट मानती है। इसी विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुश्तैनी घर है। दीदी ने यहीं से अपनी सियासी पारी शुरू की थी और बंगाल के सत्ता के शिखर पर पहुंची थी और अब इसी सीट पर ममता दीदी की करारी हार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी फैक्टर में नई जान फूंक दी है। उनकी कहानियां, उनका दौर बंगाल की नई पीढ़ी की जुबां पर, उनके दिलो दिमाग पर छा चुका है। लोग कह रहे बंगाल में तुष्टीकरण का युग बीत गया, अब बंगाल से राष्ट्रवाद की हुंकार दुनिया सुनेगी। ऐतिहासिक तथ्य तो यही है कि आज का पश्चिम बंगाल सन 1947 में ही पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका होता अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा नहीं संभाला होता। उन्होंने तब अपनी दूरदर्शिता और आंदोलनों के जरिए बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में जाने से रोका था। जब यह साफ हो गया कि देश का बंटवारा अनिवार्य है और मुस्लिम लीग पूरे बंगाल प्रांत को पाकिस्तान में शामिल करने की मांग कर रही, तब डॉक्टर मुखर्जी ने भी ये मांग उठाई थी कि फिर बंगाल का भी विभाजन होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि मुस्लिम लीग धार्मिक आधार पर पाकिस्तान चाहती है तो बंगाल के हिंदुओं को भी भारत में रहने के लिए एक अलग भूखंड मिलना चाहिए। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया, जिसके बाद कोलकाता से नोआखली तक 4 दिनों तक भयंकर दंगे हुए। 16 अगस्त से 19 अगस्त तक 96 घंटे के अंदर 10,000 लोग मारे गए, 15,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इन दंगों में मारे गए हिंदुओं के शवों को घर समेत फूंक दिया गया या फिर हुगली नदी में बहा दिया गया। इसे इतिहास में ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। दंगों पर काबू पाने के लिए 19 अगस्त 1946 की शाम को कोलकाता और आसपास के इलाकों में ब्रिटिश सेना की भारी तैनाती करनी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा।
एक महीने बाद ही 10 अक्टूबर 1946 को कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के दिन पूर्वी बंगाल के नोआखली और टिपरा जिले में फिर दंगे भड़क उठे, जो दिसंबर तक चलते रहे। तब नोआखली में ही 5000 से ज्यादा हिंदू मारे गए और बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई। उसी के बाद पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल की तरफ हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था, जिसने बंगाल की डेमोग्राफी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 1970 तक यह सिलसिला चलता रहा। आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी बंगाल, तब 50 लाख से ज्यादा हिंदू भागकर पश्चिम बंगाल आए, जबकि 15 लाख मुस्लिम भारत छोड़कर पूर्वी बंगाल चले गए, जो बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से में पड़ा था। पश्चिम बंगाल का आज का मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नादिया, जो बांग्लादेश की सीमा से लगा था, वहां की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई। वहां बड़ी मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी समस्या। 1946 के उन दंगों के बाद एच.एस. सोहरावर्दी ने यूनाइटेड बंगाल का प्रस्ताव सामने रखा था, जो न भारत में हो न पाकिस्तान में। सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और तब अविभाजित बंगाल के प्रधानमंत्री थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यही सोहरावर्दी बाद में पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोहरावर्दी के यूनाइटेड बंगाल दांव को तभी भांप लिया था। वो समझ रहे थे कि एक स्वतंत्र लेकिन अविभाजित बंगाल अंततः अपनी मुस्लिम बहुसंख्या के कारण पाकिस्तान का ही हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए सोहरावर्दी के प्रस्ताव को बड़ी इस्लामिक साजिश बताते हुए उन्होंने उसका पुरजोर विरोध शुरू किया। बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बंगाली हिंदू होमलैंड आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाया। हिंदुओं को पश्चिम बंगाल मिले, इसका जनमत तैयार किया और माउंटबेटन को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया कि बंगाल के हिंदू किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के मुस्लिम लीग प्रशासन के अधीन नहीं रहना चाहते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों का ही नतीजा था कि 20 जून 1947 को बंगाल विधानमंडल के सदस्यों ने मतदान किया और पश्चिम बंगाल का भारत में विलय का रास्ता साफ हो गया। उनके बंगाली हिंदू होमलैंड आंदोलन की वजह से भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव बना, जिसके कारण बंगाल का पश्चिमी हिस्सा यानी आज का पश्चिम बंगाल कोलकाता समेत भारत का हिस्सा बना। बीजेपी पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं का हवाला देकर लगातार आरोप लगाती रही कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत के चलते पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के खिलाफ वैसा ही माहौल बन रहा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को फिर से चोट पहुंचाई जा रही। और उसी के बाद बंगाल की जनता ने हैरान करने वाले चुनावी नतीजे दिए। 15 सालों से जमी ममता दीदी की सरकार का खूंटा उखाड़ दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को सहेज कर रखना चाहिए, जो उनका योगदान है। बंगाल की पीढ़ियों को उनका कर्ज नहीं भूलना चाहिए था, लेकिन भारत की आजादी के बाद वो राजनीतिक दौर भी आया जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को बंगाल में ही नजरअंदाज कर दिया जाने लगा। कई दशकों तक उसकी उपेक्षा की गई। पहले कांग्रेस की सरकारों ने और फिर लेफ्ट ने और बाद में ममता दीदी भी तुष्टीकरण की राजनीति और बीजेपी विरोध के बहाने डॉक्टर मुखर्जी की राजनीतिक विरासत पर पर्दा डालती। आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर की थी। 1929 में ब्रिटिश राज के दौर में वो बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए, लेकिन जल्द ही वो कांग्रेस की नीतियों से असहमत हो गए, खासतौर पर महात्मा गांधी की कुछ रणनीतियों से। 1940 के दशक में वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े और 1943 से 1946 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। 1942 से 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब बंगाल अकाल का शिकार बना, वहां भूखमरी से बड़ी मौतें शुरू हो गईं, तब उन्होंने राहत कार्यों में बड़ी भूमिका निभाई, लोगों के बीच जाना शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट में मंत्री के तौर पर भी काम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम कैबिनेट में वो उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे और 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन पंडित नेहरू की कुछ नीतियों से वो फिर असहमत हो गए। खास तौर पर साल 1950 में हुए पंडित नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान के बीच हुए समझौते पर उनकी गहरी आपत्ति थी। इसका मुख्य मकसद विभाजन के बाद दोनों देशों के माइनॉरिटीज यानी भारत में मुसलमानों और पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की बहाली और उनके खिलाफ हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकना।
यह समझौता खासतौर से पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में है या बांग्लादेश है, वहां पर हिंदुओं पर हो रहे बड़े दंगों और बड़े पैमाने पर भारत में शरणार्थियों के आने को लेकर हुआ। इस समझौते के विरोध में 8 अप्रैल 1950 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुओं को सोची समझी साजिश के तहत भगा रहा। नेहरू लियाकत पैक्ट कागजी आश्वासन भर है जिसका पाकिस्तान पालन नहीं करेगा और इसी बात को लेकर विरोध। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी चाहते थे कि सरकारी स्तर पर व्यवस्थित जनसंख्या आदान प्रदान, पूर्वी बंगाल के हिंदू भारत आ जाएं और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। पैक्ट ने इसे रोक दिया और हिंदुओं को पाकिस्तान में ही रहने के लिए मजबूर किया। मुखर्जी ने संसद में कहा कि यह समझौता पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को पाकिस्तानी राज्य की दया पर छोड़ देगा। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत दरअसल यही से हुई थी जिसकी चर्चा आज भी होती है और इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके विरोध में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। नेहरू लियाकत पैक्ट के चक्कर में फंसकर 1950 से 1970 तक पाकिस्तान में हिंदू सांप्रदायिक प्रताड़ना झेलते रहे। हर भारतीय को यह ऐतिहासिक सच याद रखना चाहिए कि आजादी के समय यानी साल 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 24% तक थी और जो साल 2023 की जनगणना है पाकिस्तान में, उस जनगणना के मुताबिक अब वहां पर हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.17% है और यही हाल बांग्लादेश का भी है। यहां 1951 में 22% हिंदू आबादी थी जो अब 8% के करीब रह गई। आज विभाजन की त्रासदी के नाम पर इन राजनीतिक गलतियों को भुला दिया जाता है जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिंदू आबादी ने बुरी तरह भुगता। भयानक जुल्म सहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी की आशंका जता रहे थे जो बाद में सच हुआ। उन्होंने पंडित नेहरू की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाया था जिसमें 370 के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इसी विशेष दर्जे की वजह से कश्मीर में अलगाववादी माहौल पनपा। पाकिस्तान ने कश्मीरी नौजवानों को अपनी साजिशों का शिकार बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू को इसकी आशंकाएं तभी जता चुके थे और भारत की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चल सकते। लेकिन हुआ ऐसा जिसमें 2 विधान का मतलब था भारत का अलग संविधान और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान। 2 प्रधान का मतलब कि भारत का प्रधानमंत्री और कश्मीर का प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम, और 2 झंडे का मतलब भारत का तिरंगा और कश्मीर का एक अलग झंडा। कश्मीर को दिए गए इसी विशेष दर्जे की वजह से उस समय भारतीय नागरिकों की कश्मीर में सीधी एंट्री नहीं हुआ करती थी। उन्हें कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था, जबकि कश्मीरी भारत के किसी भी हिस्से में बेरोक आ जा सकते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह बंगाल को बचाने का आंदोलन छेड़ा था, उसी तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाने के लिए सबसे मजबूत और प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ा। मुखर्जी ने संसद में 26 जून 1952 को जोरदार भाषण दिया और सड़क पर उतरकर उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे साल 1952 में जम्मू की प्रजा परिषद ने भारत में कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की मांग को लेकर शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जैसे संगठनों ने मिलकर इसके लिए सत्याग्रह शुरू किया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, कई लोग शहीद भी हो गए और आंदोलन चलता रहा। 23 जून 1953 यही वो तारीख थी जब कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की खबर ने देश को चौंका दिया था। देश के सामने नेहरू सरकार ने जो बात रखी उसके मुताबिक 23 जून 1953 की सुबह लगभग 3:40 बजे उनकी मृत्यु हो गई थी। आधिकारिक वजह हार्ट अटैक बताई गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें फेफड़ों में सूजन यानी प्लूरिसी की शिकायत थी, जिसके चलते बुखार और पीठ दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं था। आरोप यह है कि उन्हें समय पर उचित इलाज न मिला और रात में हालात बिगड़ने के बावजूद पर्याप्त निगरानी नहीं की गई। मुखर्जी की मौत को लेकर कई सवाल आज भी उठाए जाते हैं, जैसे कि इंजेक्शन विवाद। उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया था। परिवार और समर्थकों का आरोप है कि उन्हें इस दवा से एलर्जी थी, जिसकी जानकारी डॉक्टरों को दी गई थी, फिर भी इंजेक्शन दिया गया। विवाद की बड़ी वजह अलग अलग सरकारी रिपोर्ट में मौत का समय अलग अलग होना भी था। एक मेडिकल रिपोर्ट में मौत का समय रात 2:30 बजे का था, जबकि आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन में सुबह 3:40।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और तब उनके करीबी सहयोगी रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में इसे नेहरू और शेख अब्दुल्ला की साजिश बताया। कोई औपचारिक न्यायिक जांच कभी नहीं हुई। नेहरू ने कहा कि उन्होंने तथ्य जुटाए हैं और कोई रहस्य नहीं है। आज भी ये मामला अनसुलझा माना जाता है क्योंकि कोई स्वतंत्र जांच आयोग नहीं बैठाया गया। जनसंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्थक आज भी यही मानते हैं कि उनकी संदिग्ध मौत इसलिए हुई क्योंकि तब जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार उनके कश्मीर अभियान को हर हाल में रोकना चाहती थी। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि। 23 जून 1953 यही वो तारीख थी जब कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की खबर ने देश को चौंका दिया। देश के सामने नेहरू सरकार ने जो बात रखी उसके मुताबिक 23 जून 1953 की सुबह लगभग 3:40 पर उनका निधन हुआ था। मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से वैचारिक मतभेदों के कारण इस्तीफा दिया था। वो भारत के एक मजबूत और संगठित राष्ट्र की पहचान के पक्षधर थे। कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के खिलाफ आंदोलन करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 8 मई 1953 को दिल्ली से रवाना हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी तब उनके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर सीमा में कठुआ के पास लखनपुर में उन्हें शेख अब्दुल्ला सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। हजारों समर्थक जम्मू में इकट्ठा थे, लेकिन उन्हें धोखे से श्रीनगर ले जाया गया, जहां उन्हें बिना मुकदमे के जम्मू कश्मीर में नजरबंद किया गया। पहले श्रीनगर सेंट्रल जेल में रखा गया, फिर डल झील के पास चश्मा शाही में एक कॉटेज में नजरबंद रखा गया। वो लगभग 42 से 44 दिन तक हिरासत में रहे। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि पंडित नेहरू का मानना था कि कश्मीर को भारत का पूर्ण हिस्सा बनाने का डॉक्टर मुखर्जी और प्रजा परिषद का आंदोलन देश की बुनियादी संवैधानिक नीतियों के लिए एक चुनौती था, और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को इस चुनौती से कड़ाई से निपटने का पूरा समर्थन दिया। नेहरू ने डॉक्टर मुखर्जी द्वारा कश्मीर के विशेष दर्जे के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन को बेहद चालाकी भरा और गंदा खेल करार दिया। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट कर दिया था कि इस मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता और ना करेंगे। 10 मई 1953 को नेहरू ने डॉक्टर मुखर्जी के कश्मीर जाने की योजना पर चिंता व्यक्त की और गृह मंत्री के.एन. काटजू को पत्र लिखा था, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही गिरफ्तार करने की सलाह दी गई। पंडित नेहरू का मानना था कि डॉक्टर मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना सरकार को कमजोर दिखाएगा, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब समाचार पत्रों में यह खबर आई कि शेख अब्दुल्ला ने नजरबंदी के दौरान डॉक्टर मुखर्जी से मुलाकात की है, तो नेहरू ने 17 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखा और इस पर आश्चर्य जताया। और सिर्फ आश्चर्य नहीं जताया, बल्कि सलाह दी कि यदि यह खबर गलत है तो उन्हें तुरंत इसका खंडन करना चाहिए। 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी की हिरासत में मृत्यु हुई। जब उनकी मां जोगमाया देवी ने निष्पक्ष जांच की मांग की, तो पंडित नेहरू ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें अब्दुल्ला सरकार की व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा है और इसमें कुछ भी रहस्य में नहीं है, लिहाजा किस बात की जांच। उन्होंने स्वतंत्र आयोग के गठन को असामान्य कदम बताते हुए अस्वीकार कर दिया। इलाज के दौरान उनके निजी डॉक्टर को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी। मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही शख्सियत थे जिन्होंने नेहरू सरकार में रहते हुए पूरे भारत के लिए ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जिसने पूरे भारत में औद्योगिकरण का बड़ा दौर शुरू किया। पश्चिम बंगाल उसका बड़ा हिस्सा बना। पश्चिम बंगाल में उनके दौर में शुरू हुए औद्योगिकरण ने बंगाल को एक नई पहचान दी, एक नई पहचान बनाई, जिसे कांग्रेस से लेकर लेफ्ट और फिर ममता बनर्जी तक की सरकारों ने भुनाया। 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत मिला है, तो पीएम मोदी से लेकर शुभेंदु अधिकारी जनता को भरोसा दिला रहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। पीएम मोदी ने खासतौर पर इसके लिए मोदी गारंटी भी दी है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक विरासत को बीजेपी की ओर से श्रद्धांजलि। तो ये थी राष्ट्रगर्व की आज की कहानी। कल फिर मुलाकात होगी राष्ट्रगर्व से भरने वाली एक नई कहानी के साथ।